नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य बैंकिंग के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से बैंकिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, प्रश्न क्या बन सकता है। जो मैंने लिखा हुआ है, बैंक के साधन स्रोत। बैंक के साधन स्रोत का मतलब होता है बैंक के पास पूंजी कहां कहां से आती है, बैंक के पास पैसा कहां कहां से आता है, इसे कहते हैं बैंक के साधन स्रोत। साधन का मतलब कहां कहां से पैसा आता है बैंक के पास। आपकी बुक में एक चैप्टर हो सकता है, लेकिन आपको प्रश्न पर ध्यान देना है। कौन सा प्रश्न पूछेगा? बैंक के साधन स्रोत से क्या आशय है। दूसरा प्रश्न बन सकता है अथवा में बैंक कहां से कोषों की प्राप्ति करता है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है, पहला अंश पूंजी, दूसरा जमाओं द्वारा, तीसरा ऋण द्वारा, चौथा सुरक्षित कोष द्वारा, पांचवा साख के निर्माण द्वारा। 5 जगह से, 5 स्थान से, 5 साधनों से कोई भी बैंक पूंजी को प्राप्त करती है। पहला मैंने लिखा अंश पूंजी द्वारा। आपने सुना होगा अंश, शेयर। कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, उस प्रत्येक टुकड़े को अंश कहते हैं। कंपनी की जो पूंजी होती है, जैसे कोई बैंक स्थापित जब की जाती है तो उसमें अंश पूंजी द्वारा स्थापित की जाती है। अंश पूंजी का मतलब है कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर किसी बैंक को लॉन्च करती है, बैंक को लागू करती है, तो बैंक के अंशों को बेचती है। अंश पूंजी का मतलब क्या होता है, गहनता से आपको समझ लेना है, आपके पेपर में जरूर आता है। ध्यान दीजिएगा, अंश का मतलब होता है हिस्सा। अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंग्रेजी में बोलते हैं शेयर। हिस्सा का मतलब होता है टुकड़ा। कोई भी बैंक चालू करने के लिए, कोई भी बैंक चालू करने के लिए रुपए की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। पूंजी कहाँ से आएगी? हमको बैंक खोलना है, आपको बैंक खोलना है, पूंजी कहाँ से आएगी? पूंजी प्राप्त करने के लिए कंपनी क्या करती है? अपना हिस्सा बेचती है। हिस्सा मतलब हिस्सेदारी बेचती है। जैसे कंपनी को 1 लाख रुपया चाहिए तो कंपनी कहेगी हमारा एक हिस्सा 100 रुपये का है। अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए, आप किसी से मांगे, हो सकता है आपको ना मिले। अगर मान लीजिए आपको मिल भी गया तो उस 1 लाख रुपए पर अधिकार किसी एक व्यक्ति पर होगा। तो कंपनी ऐसा नहीं करती। कंपनी क्या करती है, भैया 1 लाख कंपनी को ज़रूरत है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। कितना हिस्सा बनेगा? 1000 हिस्सा, एक हिस्से का दाम 100 रुपया। 1000 कंपनी की पूंजी, अंश पूंजी हो गई कितनी? 1 लाख। एक हिस्सा 100 रुपये का, कुल कितने हिस्से बने? 1000 हिस्से बने, जिसे हम कहते हैं अंश। अंश का मतलब होता है टुकड़ा। कंपनी में जो लोग अंश खरीदते हैं उन्हें लाभांश दिया जाता है। तो कंपनी यानी कि बैंक सबसे पहला पैसा कहाँ से प्राप्त करती है? अंश पूंजी द्वारा। अंश पूंजी का मतलब अपना हिस्सा बेच करके। जैसे अंश पूंजी में मैंने लिखा है अधिकृत पूंजी, अंग्रेजी में ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी या रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे मैंने 1 लाख से रजिस्ट्रेशन करवाया तो 1 लाख रुपया अधिकृत पूंजी होगी। ध्यान दीजिएगा, जो अधिकृत पूंजी होती है उसे पंजीकृत पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी यानी कि कंपनी का मतलब यहाँ पर बैंक है। बैंक को पैसा पहले अंश पूंजी से
मिलता है अंश पूंजी से। अंश पूंजी का टुकड़ा है अधिकृत पूंजी। आपके पेपर में, अकाउंटिंग के पेपर में भी आ सकता है। कॉमर्स आप पढ़ रहे हैं, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में कहीं लिखा होगा, प्रश्न लिखा होगा। अधिकृत पूंजी ज़्यादातर अकाउंटिंग में पूछता है, शेयर वाले चैप्टर में मिलता है, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो। याद रखना, अधिकृत पूंजी का मतलब मैंने 1 लाख रुपया बताया आपको ना। एक अंश कितने रुपए का? 100 रुपए का मैंने आपको बताया। कितने अंश बने? 1000 अंश बने। ये जो 100 रुपया है, क्या रुपया है? 100 रुपया है। कंपनी इकट्ठा नहीं मांगती है। कंपनी कैसे मांगती है? कंपनी एप्लीकेशन पे मांगती है, अलॉटमेंट में मांगती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल पे मांगती है। मैंने माना कि 1000 अंश हमारे पास, एक अंश 100 रुपए का, टोटल इकट्ठा होगा 1 लाख। रजिस्ट्रे यानी कि अधिकृत पूंजी कितनी मानी जाएगी? 1 लाख। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है 1 लाख रुपए से मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हमें पूरे 1 लाख की ज़रूरत नहीं है, हमें 80,000 की ज़रूरत है। उसे जनता में निर्गमित किया जाएगा। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित कर दिया जाए उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। याद रखना, पेपर में जरूर आएगा, नोट कर लीजिएगा। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित किया जाए। आप अंश वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा 2000 अंशों का निर्गमन करती है कंपनी। ठीक है। अधिकृत निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय कर लिया जाए उसे निर्गमित पूंजी उसे क्या कहते हैं? प्रार्थित पूंजी कहते हैं। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांगा जाए उसे चुकता पूंजी कहते हैं। चुकता पूंजी का वह भाग जो जनता पेमेंट कर देती है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। एक बार फिर से, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के लिए निर्गमित कर दिया जाए निर्गमित पूंजी कहते हैं। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय कर लिया जाए प्रार्थित पूंजी कहते हैं। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांगा जाए उसे याचित पूंजी कहते हैं। याचित पूंजी का वह भाग जो जनता चुका दे उसे चुकता पूंजी कहते हैं। एक छोटा सा देहाती एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे हमारे पास 10 बोरा गेहूं है। थोड़ा समझिए, हो सकता है आपकी समझ में ना आए। शब्दावली कंपनी की शब्दावली है, बैंकिंग प्रणाली की शब्दावली है, आपको समझना पड़ेगा। 10 बोरा गेहूं है हमारे पास, हमें भैया पैसे की ज़रूरत है, तो इस पूरे 10 बोरे को क्या बोलेंगे? अधिकृत। क्या बोलेंगे? अधिकृत। इस पर हमारा अधिकार है कि नहीं? अब हमें मान लीजिए 10 में मैंने 8 बाजार में लेकर पहुंचे गेहूं का, जरूरी है 8 पूरा बिक जाए ना? 8 पूरा तो जरूरी नहीं बिकेगा। यानी कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के लिए बाजार में बेचने के लिए पहुंचे हैं, इसे क्या बोलेंगे? निर्गमित। ठीक है। पेपर में आपको नहीं लिखना है आलू बोरा गेहूं, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है। 8 भैया 10 बोरा गेहूं है, 8 बोरा लेके पहुंचे, किसके लिए, काहे लिए ले जाएंगे? बेचने के लिए ले जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? निर्गमित। अब कोनो जरूरी है कि पूरा 8 बिक जाए? 8 पूरा बिक सकता है, हो सकता है 6 बोरा बिके, हो सकता है 5 बोरा बिके। जितना निर्गमन किया उसका कुछ भाग बिक सकता है, जो बिक जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? प्रार्थित ना। बिक जाएगा तो पैसा मांगेंगे, हो सकता है कुछ लोग उधार भी लिए हैं, कुछ लोग ना दे रहे हों, जो पैसा मांगा जाएगा उसे क्या बोलेंगे? याचित। जो लास्ट में पेमेंट कर दिया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? चुकता, पेड अप कैपिटल। तो कहने का मतलब बैंक सबसे पहले कहाँ से पैसा कमाती है? अंशों को बेच करके, अपनी हिस्सेदारी को बेच करके। सरकार जैसे हिस्सेदारी सुनते होंगे, टीवी में देखते हैं, बजट वजट में देखते होंगे, सरकार फला बेच दे रही है। कहाँ, काहे बेच रही है? सरकार को पैसा चाहिए, सरकार इसीलिए हिस्सेदारी बेच रही है। समझ रहे हैं? सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए,
इसीलिए क्या करती है, हिस्सेदारी बेच देती है। उसी प्रकार जैसे हम लोग करते हैं, घर चलाना है तो खेतें बेच दो, होता नहीं है, तो यही है। तो पहली बात, कंपनी कहाँ से पैसा प्राप्त करती है, अंश पूंजी द्वारा, याद रखना। दूसरा नंबर, जमाओं द्वारा। जमाओं को क्या बोलते हैं, निक्षेप। निक्षेप का मतलब क्या होता है, निक्षेप का मतलब क्या होता है, निक्षेप का मतलब होता है डिपॉजिट, जो खाता होता है बैंक में। हम पढ़ रहे हैं बैंक कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त करती है। जमाओं में चालू खाता, मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, चालू खाता व्यापारियों के लिए खोला जाता है। चालू खाता किसके लिए, व्यापारियों के लिए खोला जाता है। चालू खाता 500 रुपये में नहीं खुलता, चालू खाते के लिए कम से कम 2000 रुपया 5000 रुपया का खाता खुलना होता है। समझ रहे हैं, पेपर में पूछ लेगा चालू खाते से क्या से है, चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता है। समझ रहे हैं, चालू खाते पर क्या नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, तो बैंक चालू खाता खोल करके पैसा कमाती है, चालू खाते पर ब्याज नहीं दिया जाता। चालू खाते से संबंधित आपको याद रखना है, कितनी भी बार लेन देन कर सकते हैं। समझ रहे हैं, चालू खाते में आप कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। और उसके बाद चालू खाते पर अधिविकर्ष की सुविधा होती है। अधिविकर्ष का मतलब क्या होता है, ज़्यादा पैसा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद सावधि जमा खाता क्या होता है, सावधि का मतलब फिक्स डिपॉजिट, इस पर ज़्यादा ब्याज मिलता है, बैंक यहाँ से पैसा प्राप्त करती है। अगला है बचत खाता। बचत खाता जनता के लिए खोलने का काम करती है, यहाँ से बैंक पैसा प्राप्त करती है। आवर्ती का मतलब आरडी बोलते हैं, जो हर महीना 500-1000 रुपये महीना जो जमा किया जाता है, 2 महीना में जमा किया जाता है, उसे बोलते हैं आरडी, यहाँ से पैसा प्राप्त करती है। अगला है बैंक लोन भी लेती है। बैंक जनता से भी लोन लेती है, बैंक बैंकों से लोन लेती है, बैंक सरकार से लोन लेती है, तो यहाँ से पैसा बैंक के पास प्राप्त होता है। सुरक्षित कोष। सुरक्षित कोष का मतलब क्या होता है, याद रखना, सुरक्षित कोष का मतलब जो हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक को एक निश्चित प्रतिशत, जैसे 100 रुपया जमा किए, 100 रुपये में 10 रुपया अपने पास रखना होता है, बाकी 90 रुपया मार्केट में लगाना पड़ता है। ठीक है, सुरक्षित कोष जिसे बोलते हैं, वहाँ से बैंक को पैसा मिलता है। उसके बाद साख का निर्माण। साख का निर्माण करना पड़ता है। साख के निर्माण में है, बैंक द्वारा साख का निर्माण करके कार्यशील पूंजी में वृद्धि की जाती है। वैसे साख को पूंजी तो नहीं कहा जा सकता, परंतु निर्माण द्वारा बैंक अपने ऋण देने की क्षमता में निरंतर वृद्धि करते जाते हैं। साख का मतलब बैंक अपनी क्रेडिट बना लेती है। क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक की जो वैल्यू होती है बढ़ जाती है, तो उसको लोग ज़्यादा पैसा देने लगते हैं, वहाँ से बैंक को भी पैसा आता है। ध्यान दीजिएगा, जिसकी वैल्यू फाल्ट हो उसको कोई उधार नहीं देगा, जिसकी वैल्यू अच्छी हो उसको सब उधार देंगे। तो इतनी जगह से पैसा मिलता है, याद रखना, पेपर में पूछेगा। ठीक है, अगला बैंक के साधनों का प्रयोग। बैंक कहाँ कहाँ पर खर्चा करेगी, पाए यहाँ से हैं ना, खर्चा कहाँ से करेगी। विनियोजन नीति का सिद्धांत इन्होंने बोला है, लेकिन पहले इसको ना पढ़ करके 12 नंबर टॉपिक तक लिखा है मैंने, पहले इसको आपको समझना है। बैंक पैसा कहाँ कहाँ पर खर्चा करेगी, बैंक बिके विनियोग के प्रकार कहाँ खर्चा करेगी। पहला अलाभ विनियोग, दूसरा है लाभदायक विनियोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अलाभ विनियोग का मतलब ऐसी जगह बैंक पैसा लगाएगी जहां से उसको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जैसे जिस भूमि व भवन पर बैंक स्थापित की जाएगी, बैंक रहेगी, वहां के लिए भूमि भवन चाहिए। भूमि भवन चाहिए तो आप सोचते होंगे किराया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वहां से अतिरिक्त तो कोई इनकम थोड़ी ना होगी। ठीक है, जैसे हम कहीं पर पढ़ा रहे हैं तो वो बात अलग है, अलग से स्टूडेंट से पैसा लेते हैं, लेकिन भूमि भवन थोड़ी पैसा दे रहा है।
कहने का मतलब बैंक जिस भवन में खुली होगी वहाँ पर भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन भूमि भवन से पैसा आएगा नहीं। फर्नीचर लगाते हैं, देखो बैंक में चले जाओ, अच्छे अच्छे फर्नीचर वीआईपी लगे होते हैं, सोफ़ा लगा होता है बैठने के लिए ना, चेयर वगैरह बढ़िया रहती है, साज सज्जा सामान, बोर्ड वगैरह, विज्ञापन वगैरह पे खर्चा करते हैं। बैंकिंग कंपनियां, बैंकें देखो खर्चा करती हैं भयंकर भयंकर बोर्ड लगा करके। लेखा पुस्तकें जिसमें लिखने पढ़ने का काम करते हैं, जिसमें हम लोग फार्म भरते हैं, पैसा जमा करना है, निकालना है, चेक, ये सब जो छपता है इस पर तो पैसा खर्चा होता है। बिना पैसा खर्चा किए कहाँ से कमाई होगी। स्टेशनरी, पेन, कॉपी, कलम, शाही दवात, विज्ञापन, ये सब पैसा खर्चा करना पड़ता है। नकद शेष का मतलब क्या होता है। नकद शेष का मतलब जो हम लोग पैसा जमा करते हैं उसमें बैंक को कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। कहाँ रखना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है, ताकि कौनों लोग आ जाएं उनको पैसा दें। समझ रहे हैं। तो इतना अलाभ विनियोग ऐसी बैंक को, मतलब बैंक को चलाने के लिए तो जरूरी है, बिना किए कैसे चलेगी बैंक, लेकिन इस पर कोई विशेष नहीं होता। लाभदायक विनियोग क्या होता है। देखो लाभदायक में बैंक तथा अल्प मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर देय धन। कहूँ पैसा ना मिले तो बैंक के पास आप पहुँचो, बैंक क्या करेगी, बैंक से लोग, बैंक कहाँ लोन देती है ना, बैंक लोन देती है 15 दिन के लिए, घंटे घंटे के लिए लोन मिलता है, 1 घंटे के लिए। तो बैंक को यहाँ से पैसा आ जा, मतलब कि यहाँ से पैसा बैंक का जाता है, बैंक का पैसा जाता है। लाभ विनियोग इनमें बैंक ज़्यादा दर पर ब्याज ले लेती है और यहाँ से पैसा जाएगा। बिलों की खरीद, कल बता रहे थे हम आपको पिछले क्लास में, बिलों की खरीद का मतलब है जैसे हमारी कंपनी है, हमने उधार सामान बेचा हुआ है, किसी ने खरीदा हुआ है उधार सामान हमारा, तो हम क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे अपना बिल लेकर के, बैंक हमारा बिल ले लेगी और जितना पैसा रहेगा उसमें कुछ काट करके हमें पैसा दे देगी। लेकिन अगली पार्टी जो हमें देती उससे पैसा कौन ले लेगा, बैंक ले लेगी। तो बैंक जो बिलों को खरीदती है उस पर तो भी पैसा खर्चा होता है, कटौती पर भुनाती है उस पर भी पैसा खर्चा होता है। कोषागार विपत्र बैंक खरीदती है, बैंक प्रतिभूतियों का मतलब अंश व ऋण पत्र खरीदती है जिस पर बैंक को पैसा देना पड़ता है। बैंक ऋण और अग्रिम देने का काम करती है, लोगों को बांटती है, इस पर भी पैसा खर्चा होता है। लेकिन ऐसे नहीं मिल जाता जितना आसानी से लिख दिया है, उसके लिए ये सिद्धांत हैं। बैंक जो विनियोग करेगी उसके सिद्धांत क्या हैं। पहला, धन की सुरक्षा का सिद्धांत। बैंक हम लोगों का पैसा ली है और भैया पता लगा बैंक ऐसे लोग को दे लाइक भाग गए पैसा, तो क्या करेंगे, बैंक जो विनियोजन करती है, विनियोजन का मतलब आपके पैसे को, अपने पैसे को ऐसे स्थान पे लगाती है जहां धन सुरक्षित रहे और कुछ बैंकों को भी पैसा मिलता रहे, उसे कहते हैं धन की सुरक्षा का सिद्धांत ना। किनको देगी बैंक, जो सुरक्षित रखेंगे बैंक के पैसे को और वापस कर देंगे। ठीक है। अगला है विनियोग की तरलता का सिद्धांत। विनियोग की तरलता का मतलब होता है जैसे हम एफडी कराए, आज 2-3 महीना बाद हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हमें दे देगी, पैसा तोड़ करके दे देगी, बहुत करेगी, ब्याज नहीं देगी, कुछ काट लेगी। तो बैंक भी जो पैसा जहां लगाती है वो पता कर लेती है कितना जल्दी हमारा पैसा, अगर हम चाहेंगे, हम चाहेंगे, हम मना कर देंगे, तो हमारा पैसा कितना जल्दी वापस आ जाएगा। जहां पैसा लगा हुआ है उसको चाहेंगे तो विनियोग कर देंगे। अब पता लगा हमारी बैंक है, मान लीजिए हम बैंक है, हम खरीद लिए कोनो फर्नीचर सेकेंड हैंड या कोनो गाड़ी खरीद लिए, उसको खरीदने वाले थोड़ी ना मिल जाएंगे तुरंत। ऐसी चीज़ खरीदे बैंक, ऐसे चीज़ में बैंक पैसा लगाए कि उसको लोग खरीद ले, तुरंत बिक भी जाए। अगला है विनियोगों की उत्पादकता एवं लाभदायकता का सिद्धांत। विनियोग का मतलब जो पैसा लगाया गया है वहाँ से जो इनकम होगी, 10%, 5% कुछ कमाई होगी, उसको भी, उसकी उत्पादकता एवं लाभदायकता भी देखनी पड़ती है। 10% मिलेगा पैसा कि उसकी वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी, इस सिद्धांत को भी देखना पड़ता है। जोखिम की विविधता का सिद्धांत। जोखिम का मतलब होता है बाजार में मैंने जो पैसा लगाया है कितना रिस्क है, कभी कभी पैसा डूबने का डर रहता है, इस सिद्धांत को भी ध्यान में देना पड़ता है।
प्रतिभूतियों की विक्रय साध्यता का सिद्धांत, प्रतिभूतियों को जो क्रय किया गया है, प्रतिभूतियों में जो पैसा लगाया गया है उसको कितना जल्दी विक्रय किया जा सकता है, इसको भी देखना पड़ता है। राष्ट्रीय हित का सिद्धांत, राष्ट्र का हित भी होना चाहिए, राष्ट्र का अहित नहीं होना चाहिए कि कट्टा बंदूक वाले के पास पैसा लगा दिए हैं आप, अफीम चरस गांजा वाले के पास अगर आप पैसा लगा दिए तो गलत होगा। राष्ट्र का हित होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए विनियोग करने में, ठीक है। अगला है विनियोग की कीमत स्थिरता का सिद्धांत। विनियोग जो होता है, जो पैसा लगाया जाता है मार्केट में, विनियोग का मतलब पैसा कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, बढ़ता घटता है, इसको भी ध्यान दिया जाता है। कीमत कितनी रहेगी, नहीं पता लगा कच्चे माल में सामान लगा दिया जाए, कच्चे माल में पैसा लगा दिया जाए, ऐसे जगह पैसा लगा दिया जाए जहाँ कोनो कमाई ना हो सकता है उसका मूल्य गिर रहा हो, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। विनियोगों की कर मुक्ति का सिद्धांत, हम इनकम टैक्स पढ़ाते हैं, इनकम टैक्स में होता है सरकारी प्रतिभूतियाँ, कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ, कर योग्य सरकारी प्रतिभूतियाँ, समझ रहे हैं। तो ऐसी जगह विनियोग किया जाए जहाँ से ब्याज व्याज मिले, सरकार को टैक्सों ना देना पड़े, ये भी देखना पड़ता है। कर मुक्त मतलब टैक्स ना देना पड़े, होता है, छूट भी मिलती है सरकार के यहाँ, ठीक है। अगला सरकारी नीतियों के सामंजस्य का सिद्धांत, सरकार की नीतियाँ क्या हैं, सरकार की चालाकियाँ क्या हैं, सरकार आने वाले समय में क्या करने वाली है, इसका सिद्धांत भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। पैसा लगाते समय अपना पैसा कहीं दोगे तो 100 बार सोचोगे, तो बैंक भी अपना पैसा देगी तो 1000 बार सोचेगी, ठीक है। अगला है विनियोग के भविष्य देखने का सिद्धांत। भविष्य का मतलब विनियोग का मूल्य कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। प्रयोग के उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, विनियोग को आप प्रयोग कैसे करेंगे। हस्तांतरणीयता का सिद्धांत, जैसे मैंने कहीं पर पैसा लगाया, हम पैसा लगाए, हम किसी अन्य को हस्तांतरित करना चाहते हैं तो वह व्यक्ति लेगा कि नहीं लेगा, कितने मूल्य पर लेगा। तो कहने का मतलब विनियोग के प्रकार 2 प्रकार के मैंने लिखा दिया आपको। ये लाभ, अलाभ का मतलब जिसमें लाभ नहीं होता, और लाभदायक का मतलब जिसमें लाभ होता है। और इतनी जगह इतनी चीज़ों को देखिए, जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं कहीं पर, किसी को देते हैं, 100 बार सोचते हैं यार देगा कि नहीं देगा, पता नहीं, ले और दे ही ना पाए पैसा, तो इसे बैंकियों सोचती हैं, ठीक है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद अगला नंबर टॉपिक आपके लिए।